अस्सलाम वालेकुम। मैं खिजर कलासरा मेरे नाल डॉक्टर फरजाना बारी साहब मौजूद हैं। इंटलैक्चुअल हैं, दानश्वर हैं और सारे मुआशरे दा फ़ख्र हैं, मान हैं और उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन है पिया भी हैं टीचर भी हैं एक्टिविस्ट। उन्होंने को सिर्फ असा ही रहनुमाई एज ए स्टूडेंट नहीं गिनते बल्कि ओवरऑल सोसाइटी की तो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ये जानना चाहता पी हाँ कि जो पिशावर गल है दिल हल गए, हाँ हल गए, कालादम तंजीम TTP ने कोई वक्त ज़ाय की ते बगैर उनको कबूल कर गए। इमरान खान साहब का कुछ मौक़िफ़ भी है कि इन्होंने दफातर बनाओ, इन्हों को अकोमोडेट करो। तुसा किवें को डिठा इस सारी सिचुएशन को? मेरे ख्याल है कि काफ़ी जो है तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं और तालिबान को जो नो वो जो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली पॉलिसी, उस पर कभी कोई रिवर्सल नहीं आया। अभी भी आप देखें कि अफ़गानिस्तान में के बाद इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा जो हैं वो तालिबान जो इनके पास थे उनको छोड़ा गया है। और ये बिल्कुल जो है मैं समझती हूँ कि जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं बनाएगी, अगर हमने रीजन के अंदर जो एक पीसफुल रिलेशनशिप है अपने हमसायों के साथ वो कायम नहीं करना और इस तरह के स्ट्रेटिजिक एसेट्स पालने हैं, तो इन स्ट्रेटिजिक एसेट्स ने बार बार हम ही पे हमला करना है। जो आप देख रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल है दहशत गर्दी के हवाले से, वो जो दहशत गर्दी बाहर के बजाय हमारे अपने लोग हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया है, इन्होंने पाला है, वही लोगों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और अब ज़ाहिर है कि वो पुलिस के ऊपर, फौजियों के ऊपर बहुत भी बड़ा हमला है कल ये वाला, बहुत बड़ा, क्योंकि आप खुद देखेंगे इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लोग, तो ज़ाहिर है कि जो इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था दहशत गर्दी के हवाले से, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इससे ये तो साबित होता है कि कोई भी सीरियस नहीं है, ना तो सियासी जमातें और ना ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले में सीरियस है कि इस मुल्क से दहशत गर्दी का जो ख़ात्मा है कलाकुमा हमने करना है। और मैं समझती हूँ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक नहीं करते। मैम फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है या कौन बना सकता है? फॉरेन पॉलिसी फौज बदकिस्मती से बनाएगी, फौज पॉलिटिशियन बनाएंगे। मैंने डॉक्टर जरका साहबा को सुना, जी बिलोंग्स टू PTI, उनका कहना है कि 39 साल इस मुल्क में मार चला रहा है। 13 साल जो है पीपल्स जी पार्टी है, 9 साल जो है मुस्लिम लीग नवाज है, कुछ 3.5-4 साल इमरान खान है। बिल्कुल। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? देखिए बदकिस्मती से जब यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो पॉलिसीज़ तो आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, और जो सिविलियन बीच में रूल आया है उसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को जारी सारी रखते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारी सिविल फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो अवामी वोट लेकर आती हैं, जिनका ये हक बनता है कि वो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकनॉमिक पॉलिसी है, आपकी सोशल पॉलिसी है, उसका तयन करें, वो बजाय वो करने के वो जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियाँ चल रही होती हैं वो उनको ही जो है वो कंटिन्यू करते हैं, वो जारी और सारी रहती हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि चाहे मिलिट्री रूल हो और जो अनफॉर्चुनेटली जिनको हम सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, वो बी टीम के तौर पे, इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करती हैं। तो इस वजह से जहाँ तक आवाम की बात है, आवाम को किसी किस्म की जो है रिलीफ नहीं मिलता, चाहे वो मिलिट्री का डायरेक्ट रोल हो जाए या वो सो कॉल्ड जो हमारी डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं चाहे वो आ जाए। आप देखें आज भी आपको आपकी एजुकेशन पे 2% से ज़्यादा नहीं है आपकी, बल्कि हेल्थ पे 1% से ज़्यादा आप नहीं लगाते हैं। तो अवामी जो मसाइल हैं उसकी तरफ किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है। और इसलिए कहने को तो ज़ाहिर है कि असूली तौर पे तो जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होते हैं, उनका ये हक होता है कि वो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक सिविलियन फोर्सेस ने अपनी अमलदारी कायम नहीं की है। अमलदारी तो खैर बाज़ दफ़ा यूँ लगता है मैम कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो डिक्टेटर हो गए और डिक्टेटर जो है वो पॉलिटिशियन हो गए। बहरहाल आज मैं गुजर रहा था मेलोडी चौक से, तो वहाँ पे एक यादगार बनी हुई है, पुलिस वालों को टारगेट किया गया। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ निहारी हाउस पे किया गया, मैरियट पे अटैक किया गया, टेलिया रेस्टोरेंट, डेनमार्क एम्बेसी, F8 कचहरी, GHQ।
مطلب لال مسجد وغیرہ وغیرہ یہ سارے آپ کے نوٹس میں، تو کہیں ہم ایک بار پھر اچھے طالبان کے ہاتھوں اس طرف تو نہیں جا رہے؟ مجھے تو دیکھیں یہی سمجھ آتی ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ چیز سیکھی نہیں ہے، اور ابھی تک ہم ایک دوگلی پالیسی جو ہے وہ، اور جب تک یہ دوگلی پالیسی رہے گی پاکستان میں، اسے دیکھیں جب آپ کسی کو، جب اس طرح کے گروپس بنتے ہیں تو یہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کے مفادات چینج ہو جائیں تو وہ گروپس بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں. پھر ان کا اپنا ایک ڈائنامک ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک پاور بیس ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے ان گروپس کے پاس، ان کی تو اب ظاہر ہے کہ ان کا پھر جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ ایک طرح سے آپ جنہوں نے ان کو پالا ہوتا ہے وہ اس سے آگے نکل جاتے ہیں اور ان کے فلی کنٹرول میں بھی نہیں رہتے. لہٰذا یہ پالیسی غلط ہے کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ گروپس بنائیں، ان کو پالیں، اور پھر سمجھیں کہ آپ ان کو جو ہے استعمال کریں گے اپنے میم اب ہم اسٹریٹجک نے، انٹرسٹ سوری کو میں پروٹیکٹ آپ کی کرنے بات کے لیے. کاٹ رہا ہوں، معافی جی چاہتا ہوں. اب ہم نے رشیا سے تیل بھی لینا ہے، جی گندم بھی لینی ہے، امریکن کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، اور ٹھیک ہے. چین کے ساتھ ہم نے اس لیے چلنا ہے کہ سی پیک ہے. تو آپ بینگ اینالسٹ، بینگ انٹلیکچوئل، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اب ہم نے کھڑا کس کے ساتھ ہونا ہے، اور ہم نے ڈیفالٹ بھی کرنا ہے؟ دیکھیں اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ چلانے کی ضرورت ہے. دیکھیں رشیا کے ساتھ بھی ہمیں اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، چائنا کے ساتھ اپنے مفاد. ابھی دیکھیں کہ سی پیک میں جس طرح سے ہم بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے، اگر ہم نے ان کو، دیکھیں سی پیک چائنا کی ضرورت تھی، بجائے اس کے کہ ہم اس کو لیوریج کرتے اور اپنے لیے میکسیمم پاکستان کے لیے مفاد حاصل کرتے، ہم نے وہ ان کو ایک طرح سے فری ہینڈ دے دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصولی طور پہ پاکستان کو جو ہے رشیا، چائنا، امریکہ، ظاہر ہے ہم یہ نہیں ہے کہ اب ہم امریکہ کو چھوڑ کے چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. تو ہمیں اپنے مفاد میں ایک بیلنس فارن پالیسی رکھنی چاہیے. تمام جو اس وقت انٹرنیشنل جو